नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब बारी है यूपी विधान परिषद के चुनाव की। इन चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि यूपी सदन में किसका बहुमत होगा। इसी बाहुबल की लड़ाई के लिए सियासी दलों ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी सियासी रणनीति पर काम कर रही है और विधान परिषद में संख्या बल को बढ़ाने का गूढ़ा गणित लगा रही है। यह माना जा रहा है कि इस चुनाव में भी बीजेपी और एसपी के बीच टक्कर रहने वाली है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के लिए एसपी ने अपने 18 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई खुलासा नहीं किया है। सदन में बीजेपी का बाहुबल। यूपी विधान परिषद का 36 का आंकड़ा। एमएलसी चुनाव का महाबली कौन? विधान परिषद में किसका बहुमत? न्यूज़ 18 का खास शो देखिए अपनी ढपली अपना राह। तो विधानसभा के बाद अब विधान परिषद के लिए पार्टियां जोर लगा रही हैं। आइए आपको बताते और समझाते हैं कि 2022 विधान परिषद चुनाव से जुड़ी खास बातें क्या हैं, किस तरीके से चुनाव होता है, कितनी सीटें हैं और क्या समीकरण है। विधान परिषद की 36 सीटों पर वोटिंग होगी 9 अप्रैल को और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। 2 फेज में विधान परिषद का चुनाव होना है, लेकिन वोटिंग एक ही दिन होगी 9 अप्रैल को। पहले फेज में 30 और दूसरे फेज में 6 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि दोनों फेज की वोटिंग 9 अप्रैल को ही हो जाएगी और 12 अप्रैल को नतीजे भी सबके सामने आएंगे कि 36 सीटों पर क्या रिजल्ट रहा है, किस पार्टी को जीत मिली है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी बातें हैं एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई, जो हम आपको बताते हैं। पहले फेज के लिए 15 से 19 मार्च तक नामांकन होना है। हालांकि अब नामांकन की तारीख बढ़ा दी गई है, इसे 22 मार्च कर दिया गया है। पहले फेज में 30 और दूसरे फेज में 6 सीटों पर चुनाव होना है। दूसरे फेज के लिए 15 से 22 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। फिलहाल ये तस्वीर है अभी तक, और 12 अप्रैल को दोनों फेज के लिए रिजल्ट एक साथ सबके सामने आ जाएगा और पता चलेगा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में कौन सी पार्टी किस स्थिति में है। विधान परिषद में कुल मिलाकर 100 सदस्य होते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अगर हम बात करें, लेकिन फिलहाल की स्थिति क्या है और कैसे वोटिंग होती है आप वो भी समझिए। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी की फिलहाल ज्यादा सीटें थी, ये अभी तक का अंकगणित था, और समाजवादी पार्टी के 48 एमएलसी फिलहाल हुआ करते थे, क्योंकि 17 से पहले समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और 2016 में इन 36 सीटों पर चुनाव हुआ था। बीजेपी के 36 सदस्य थे अभी तक, लेकिन फिलहाल अब ये नंबर्स बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब सत्ता में बीजेपी है। एसपी के 8 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए थे बाद में 2017 में, जब बीजेपी सत्ता में आ गई थी, ये तब की बात है। और बीएसपी के भी एक एमएलसी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था बीजेपी की सत्ता में आने के बाद। परिषद में बहुमत का आंकड़ा फिलहाल 51 का है और एसपी के 8 एमएलसी बीजेपी में जा चुके थे, लिहाजा वो बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई थी। लेकिन फिलहाल इस बार उम्मीद यही की जा रही है और राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि बीजेपी 2/3 का आंकड़ा इस बार पार कर लेगी। लेकिन एमएलसी का चुनाव होता कैसे, आप ये भी जान लीजिए। स्थानीय निकाय की 36 सीटें होती हैं जिन पर अभी वोटिंग होनी है। 9 अप्रैल को और 12 अप्रैल को नतीजे आने हैं, और 8 होते हैं जो कि शिक्षक वर्ग से आते हैं और इनके लिए शिक्षक ही वोटिंग करते हैं। 8 एमएलसी शिक्षक होते हैं और 8 होते हैं स्नातक, जिनके लिए रजिस्टर्ड ग्रेजुएट वोटिंग करते हैं। इसके अलावा राज्यपाल मनोनीत करते हैं 10 एमएलसी, मतलब 10 एमएलसी ऐसे होते हैं जो कि राज्यपाल की तरफ से मनोनीत किए जाते हैं, और 38 सीटों पर विधानसभा के विधायक वोटिंग करते हैं, मतलब एमएलए वोटिंग करके एमएलसी का चुनाव करते हैं। ये फिलहाल 100 सीटों पर चयन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको समझा रहे हैं। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से 18 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर अभी भी चल रहा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम हो जा रहा है? ये बेशक जो है ये प्रतिष्ठा का सवाल होता है, और कहा जाता है कि जो विधान परिषद का चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, यानी जो सत्ता में रहता है तकरीबन बाजी उसी के हाथ में लगती है। आप 2004 में देखिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, इन 36 सीटों में 24 सीटें जीतने में कामयाब रहे। 6 साल बाद चुनाव होता है, यानी 2010 में, तब बसपा की सरकार थी। बसपा इन 36 में से जो है तकरीबन 34 सीटें जीत लेती है।
फिर जो है 2016 में जब चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी रहती है सत्ता में, वह जो है 31 सीटें इन 36 सीटों में जीत लेती है और सत्ता की धमक इतनी रहती है कि 8 जो है निर्विरोध चुनाव करा लेती है। कमोबेश वही हालात इस बार भी रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करना होगा, जो अभी हाल ही में पिछले वर्ष पंचायत जो चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी सत्ता में चुकी थी तो उसने भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी और उसमें उसके काफी जो है जिला पंचायत के सदस्य जीत करके आए। 3050 जो जिला पंचायत के सदस्य उसमें तकरीबन 758 सीटें सपा को गई, 768 सीटें भाजपा को गई और मजेदार बात यह कि 944 निर्दलीय जीत के आए। यानी ये निर्दलीय अमूमन जो है जिसकी पार्टी में सत्ता होती है जिसका राज्य में, उसी के साथ जुड़ते हैं। रही बात ग्राम प्रधानों की जो स्थायी निकाय में वोटर हैं या क्षेत्र पंचायतों के, तो अमूमन वो सत्ता के साथ होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो माना जा रहा है कि 2/3 के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में इन सीटों में से जीत सकती है। जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो 18 नाम सामने आए हैं अरविंद जी, उसमें जितना मैं देख पाया हूं 10 नाम शायद उसमें यादव बिरादरी के हैं। क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह आप देख पा रहे हैं? दरअसल उसमें तमाम ऐसे जो वरिष्ठ नेता हैं जो एमएलसी भी रहे हैं या अपने क्षेत्र में जो कुछ वोटों से कुछ लोग हार चुके हैं या कह सकते हैं कि उनका अपना दबदबा है, या जिस तरह से इस बार जो है यादवों ने, चूंकि यादवों की पार्टी भी समाजवादी पार्टी कही जाती है और तकरीबन जो है 87% यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट शेयर भी किया है, तो स्वाभाविक रूप से समाजवादी पार्टी उन पर ज्यादा दाव लगाएगी। लेकिन उसका जो एक नकारात्मक संदेश यह भी जाता है कि वह पुनः जो है अपने उसी लेवल को चस्पा करती दिख रही है या अपने गले में पट्टा जो यादवों का झुलाती दिख रही, जिसको लेकर के वो बदनाम रही, जिसको लेकर के अति जो पिछड़ी जातियां हैं उसके खिलाफ लामबंद भी हुई। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत उसके पॉजिटिव जाता है तो काफी कुछ उसके खिलाफ भी जाता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस बार मनन चिंतन के साथ जो अति पिछड़ी जातियां को गोलबंद करने के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन कमोबेश वो अपने पुराने पद चिन्हों को ही लांघती दिख रही है। जी, दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और भुवन जोशी हमारे साथ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जी, आपने अरविंद जी की बात सुनी होगी, इस पर अगर आप रिएक्शन देना चाहें, क्या इसके पीछे ये एक बड़ी वजह है कि इस बार आपको यादवों का भरपूर सपोर्ट मिला है, उनका वोट मिला है, इस वजह से आपने तय किया है कि अब ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जो होंगे वो यादव बिरादरी से होंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तय किया गया माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी के द्वारा। जो लोग ताकतवर है, जो लोगों ने सत्ता के खिलाफ लड़ाई में संघर्ष में साथ दिया है और जिनका अनुभव अच्छा है, उस तरह का एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाने का काम उन्होंने करा है। तो ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की हमेशा आज की वाणी नहीं है, पहले से हमेशा कहते आए कि यादवों का है, ये है। जबकि माननीय अखिलेश यादव जी का जो सोच है वो है कि सबको साथ लेके चले, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों साथ ले, और वो इसमें निरंतर काम करते हैं, निरंतर लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी बिरादरी, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे बेलसिज के चुनाव हो, अन्य लोग भी, लेकिन जिन्होंने सत्ता के संघर्ष में या सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करा, उन लोगों को पार्टी टिकट देने का काम करती है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्णतः सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ है। ठीक है शरद त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी ने 18 चेहरे सामने रख दिए हैं और अभी बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर ही चल रहा है। क्या किसी नतीजे पर पहुंच पाए? लिस्ट तैयार हो गई है सर? नहीं, हम लोगों की भी बातचीत चल रही है, जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। संगठन में भी ऊपर से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिला स्तर पे भी हम लोगों की बातचीत चल रही है। उससे मंथन जो होगा उसके बाद ही लिस्ट जारी होगी। और सपा का तो बहुत आसान काम है, क्योंकि वो एक जाति, एक धर्म और एक परिवार की पार्टी है, तो उसमें फैसला लेना बहुत आसान है। पहले ही से पता है कि किसको देना है टिकट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें हर पूरे समाज को देखना है, क्योंकि ये जनता की पार्टी है और हम लोगों को पूरे समाज को मद्देनजर रखते हुए हम फैसला लेते हैं, तो इसलिए हमें समय ज्यादा लगता है। सूत्र एक जानकारी ये दे रहे हैं कि आपके लगभग 11 मंत्री जो इस बार विधानसभा के चुनाव में हार गए हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद आप उनको विधान परिषद भेज दें। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि उनमें से एक भी नाम को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा, फिर चाहे वो आनंद स्वरूप शुक्ला हो, उपेंद्र तिवारी हो, या फिर कोई भी मंत्री हो जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। नहीं, इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी इस पे चिंतन चल रहा है। अभी चिंतन जो भी होगा, पार्टी एक फाइनल फैसला देगी और उस पे प्रेस विज्ञप्ति जारी करी जाएगी। तो उसमें कोई अभी चैनल पे इस तरह की बात करना अभी कोई उसका तुक नहीं है। तो थोड़ा सा समय है, आप दें, जैसे ही फैसला होता है वो जानकारी सार्वजनिक करी जाएगी।
अरविंद जी, क्या समाजवादी पार्टी के लिए आसान था जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों के नाम को सामने रख देना, क्योंकि इसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, और बीजेपी के लिए मुश्किल इसलिए ज्यादा है कि एक तो पार्टी जीती है, उसके कई सारे मंत्री हारे हैं, तो उसमें भी सामंजस्य बिठाना है, और जो गठबंधन के दल हैं उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसको भी ध्यान में रखना है। बहुत ही वजनदार बात की। समाजवादी पार्टी ने जितनी जल्दी से जो है इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें एक जो है विशेष जाति के लोगों की संख्या बहुत आए, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह है। और यह माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी अपने हार के कारणों के मंथन को जो है अभी टाल दिया है। अभी मौजूदा समय में किसी तरह जो है चुनाव लड़ने की स्थिति में अपने आप को सामने रख रही है। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आप जो है जब गुलदस्ता की बात कर रहे हैं, तो विविधतापूर्ण समाज में जहाँ पे तमाम जातियां हैं, आप देखिए, अगर यूपी में ही देख लीजिए तो कम से कम 88 जो है अति पिछड़ी जातियां हैं। उसमें आप जो है 88 पिछड़ी जातियों में से एक ही जाति के अगर 10 लोगों को आप टिकट थमा देंगे, तो स्वाभाविक रूप से और जो जातियां हैं जिनको आप कहते हैं कि हम अपने रेनबो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाएंगे, तो वो तो सवाल उठाएंगे। और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा कि आपको घेरने के लिए। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है। हो सकता है कि उनके रणनीतिक पहलू हम ही लोग न समझ पा रहे हो। दूसरा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेशक जो है ऐतिहासिक विजय मिली है, उनके 11 मंत्री भी हारे हैं, लेकिन आपने सही कहा कि उनको जो है एमएलसी बनाना थोड़ा भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जो है जिस तरह से करीब 66% जो है अति पिछड़ी जातियों ने और 41% गैर जाटों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव भी लड़ना है और साथ ही यह भी दिखाना है कि नहीं, देखिए, समाज के सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, उसमें महिला भी है, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी है, तमाम। तो कहीं ना कहीं जो सबका चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें समाहित करने की कोशिश कर रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि चूंकि चुनाव जो है मिलजुल करके कई गठबंधन के जरिए लड़ी है, तो उनकी भी भागीदारी, हिस्सेदारी को भी भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सामने रखेगी, ताकि जो और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोग हैं उनको लगे कि नहीं, देखिए जो है सत्ताधारी पार्टी किस तरह अपने जो गठबंधन के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी दे रही है, और हम जिसके साथ खड़े हैं वो क्या हो रहा है। तो तुलनात्मक जो है भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीतिक एक चौसर के जरिए जो है अपने प्रत्याशियों को उतारने की कोशिश करेगी। ठीक है भुवन जी, 17 में हारे, 19 में हारे और 22 में हारे, तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए आप लोग नजर आए। कम से कम विधान परिषद के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा, बैलेट से वोटिंग होगी, तो इस बात को लेकर मन में विश्वास है कि ये वाला चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय समाजवादी पार्टी हमेशा मूल्यों की राजनीति करती है। हम किसी तरह का ठीकरा नहीं फोड़ने का काम करते हैं। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, आपको जब चुनाव का परिणाम आ गया था, मैंने आपके चैनल में अच्छा, ये बात जब आप कहते हैं तो ये बात भुवन जोशी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर कहते हैं। भाई, बड़े बड़े नेता तो कहते हैं कि ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया, ईवीएम में हेराफेरी गड़बड़ी कर दी गई। भुवन जोशी कह रहे हैं कि हम ठीकरा फोड़ते ही नहीं ईवीएम पर। तो ये विरोधाभास क्यों है बातों में भाई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो बयान आ जाता है वो पूरी पार्टी की लाइन हो जाती है। मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, और कोई अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन हम जो पार्टी की जो लाइन है उस पर चलने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही है तो उस पर काम करते हैं। नंबर 2 विषय मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आपके चैनल के माध्यम से जब मैंने आपके उस पर जब हम परिणाम आया था, तो मैंने कहा था सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे, और निश्चित तौर पर जब एमएलसी का रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के किलेबंदी में एक आप नया कीर्तिमान रचने का काम करा। आप देखेंगे इस बात को, ये हमारी रणनीति है। ठीक है शरद जी, देवरिया और कुशीनगर से डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं उनको सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं जीतकर सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बार जीत का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला हूं कि डॉक्टर कफील विधान परिषद पहुंच जाएंगे। क्या फैसला होगा वो तो अभी हम लोग पहले नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये 400 सीटों पे जीतने वाले हैं। क्या नतीजा निकला आपको पहले ही आपने देख लिया है। दूसरा ये कि जब चुनाव होने वाला था तब इन्होंने कह दिया था कि आंगन टेढ़ा है, क्योंकि ये कह रहे थे कि ऑनलाइन जो प्रक्रिया है चुनाव की, जिसमें प्रचार ऑनलाइन होगा, वो इनके खिलाफ एक साजिश थी। फिर इनके प्रत्याशियों ने कहा कि प्रशासन हमें साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अब ये जितने भी बहाने कहानियां हैं, अब इनका तो कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि अब तो बैलेट से होगा और ऑनलाइन वोटिंग का, ऑनलाइन प्रचार की अब इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो जो समस्या है और उसका समाधान वही है कि समाजवादी पार्टी अपने जो एक जाति, एक धर्म और एक परिवार की पार्टी है उससे बाहर निकले, तो शायद कुछ इनका भविष्य है।
नहीं तो भविष्य तो इनका दिख रहा है, और जो रईस की कसर थी वो 2024 के चुनाव में भी पूरी हो जाएगी। मैं आपके सवाल को पिरोकर भुवन जोशी के सामने रख देता हूं कि भुवन जी, जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, विधानसभा के चुनाव में भी यही कहा गया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। जब वर्चुअल प्रचार की बात आई तब आप लोगों ने कहा कि बीजेपी को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो यही सब तर्क रहने वाले हैं, या इस बार अगर चुनाव मान लीजिए हार जाते हैं, हालांकि आप लोग तो अभी ये बात मानने को तैयार नहीं होंगे और चुनाव से पहले कोई भी पार्टी माने क्यों, तो अगर ऐसा होता है तो कुछ और बातें सामने आएंगी या वही घिसे पिटे बहाने सामने आएंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी जो चुनाव है उसमें प्रदेश और देश की नजर होती है और निश्चित तौर पे देश इन बारीकियों को, जो बातें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, उस पर मंथन कर रहा है। और निश्चित तौर पे, और हम कहना चाहते हैं कि जब परिणाम आएंगे तो परिणाम निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सभी को प्रतिनिधित्व देने का काम है। ये तो हमारी विपक्ष ही है, भारतीय जनता पार्टी, ये तो कहेंगे। लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी की सोच को बताना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी 25 करोड़ अपने उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। ये परिवारवादी का कितना हम पे आरोप लगाए, इनके कहने से कुछ नहीं होना। लेकिन आज हमारी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 3 चीजें हमने प्राप्त करी। हमारी सीटों की बढ़ोतरी हुई, हमारा वोटर परसेंटेज बढ़ा, और माननीय अखिलेश यादव जी के तेजस्वी नेतृत्व के कारण आज हम 2 पोल पॉलिटिक्स यूपी में कर पाए। तो ये सब कर लेके हम आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां हैं, हम उनको आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विपक्ष इस बार उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दिया है, और जब परिणाम आएंगे तो आश्चर्यजनक रूप से इनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। अरविंद जी, अतीत में विधान परिषद के जितने भी परिणाम आए हैं उसमें यही देखने को मिला जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि सत्ता में जो भी पार्टी होती है उसी को ज्यादा सीटें मिलती हैं। क्या इस बार भी आप वही देख पा रहे हैं, या फिर विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इस वक्त जिस स्थिति में खड़ी हुई है, 47 से 125 पर पहुंच गई है, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिए राह उतनी आसान नहीं होगी? देखिए, आपने बहुत सही बात कही। अमूमन जो है सत्ता पक्ष ही इसमें जो है अपनी बाजी हाथ में ले लेता है और जो है नए कीर्तिमान गढ़ता है। देखिए, विधान परिषद जो है अमूमन जो है उच्च सदन कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इसमें पढ़े लिखे लोग जो है, समाज में काम करने वाले जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो जिनके ऊपर जो है एक नैतिक उत्तरदायित्व भी होता है, चाहे वो राजनीतिक मूल्यों का हो या सामाजिक मूल्यों का हो, उनको जो है यहाँ पे उनका प्रकटीकरण होना चाहिए। आप देखिए, पूरे देश के 28 राज्यों में मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें उत्तरी भारत में यूपी, बिहार, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, और 3 जो है दक्षिण राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में। यह इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ पर जो है समाज के वे लोग जो समाज में काम करने वाले हैं, उनका जो है यहाँ पर उनकी भी भागीदारी बढ़ाई जा सके। समय का थोड़ा अभाव है अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शिरकत करने के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरें जारी हैं, आप सभी लोग बने रहो हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी।